हाँ तो डियर वेलकम बैक टू राइज स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण क्रांति। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है, हम एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताने वाले हैं। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले हम यहाँ पे लेखक परिचय जरूर करेंगे। तो चलिए लेखक परिचय में थोड़ा देख लेते हैं। जो संपूर्ण क्रांति उसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। आप लोगों का किताब होगा वहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ हम आपको जो है थोड़ा सा बता रहे हैं। इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। और निधन जो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। कब हुआ था? वो 8 अक्टूबर 1979। एग्जाम में पूछता है बार बार, इसलिए आपको बता रहे हैं। जन्म स्थान जो है सिताब दियारा गांव। कहाँ? सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के बलिया। ठीक है। अब बिहार की बात करेंगे तो सारण जिला में फैला हुआ है। कौन? इनका जो गांव था सिताब दियारा। ठीक है। वहाँ पे जो बचपन का नाम था इनका बाउल नाम था। यहाँ पे दिया भी होगा, देखिए बचपन का नाम क्या था? बाउल। ठीक है। माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम जो है हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। पत्नी थी प्रभावती देवी। ये जो है कॉमन चीज़ है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पत्नी का नाम प्रभावती देवी, माता का नाम फूल रानी एवं हर्षु दयाल, और बचपन का नाम क्या था? बाउल। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है जो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो बाउल। आप लोग ध्यान रखिएगा। जन्म स्थान सिताब दियारा गांव, जो आधुनिक अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। आगे देखिए, निधन जो है 8 अक्टूबर 1979 को हुआ और जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ये कॉमन चीज़ है जो एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। उसका एक एक प्रश्न का आंसर जो है हम आपको बताने वाले हैं। इधर देखिए, इधर से है प्रश्न। ठीक है। पहल का प्रश्न है वो आपका यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ चलिए, पहल का प्रश्न है पाठ के साथ। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? ना, आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? ना, यही है। हम जो है पेज में भी लिखे हैं और आप लोग इधर देख भी सकते हैं। ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, थोड़ा जो है हम इसको सीधा कर लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, करा आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वो किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? तो देखिए इसका आंसर जो है हम पढ़ेंगे। देखिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार यह है कि मैं सबकी बात सुनूंगा। ठीक है। यानी कि बहुआ आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते क्या है? जो मैं सबकी बात को सुनूंगा। ठीक है। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा। ठीक है। यानी कि छात्रों के बात जो है ज़्यादा सुनेंगे। सीधा सीधा सिंपल कर रहे हैं। फिर से इसको पढ़ के देखिए। कह रहे आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार यह है कि मैं सबकी बात सुनूंगा। यानी कि जब उनको कह रहा है कि आप जो है नेतृत्व करता बनिए, यानी कि जो आंदोलन हो रहा है संपूर्ण क्रांति, उसका नेता मेन लीडर बन जाइए, तो जयप्रकाश नारायण क्या जवाब देते हैं वो देखिए। कह रहे हैं कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार यह है कि मैं सबकी बात सुनूंगा। यानी कि कह रहे हैं जो हम जो है सबकी बात सुनेंगे। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा। ठीक है। आपकी बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि जयप्रकाश नारायण साफ साफ कर रहे हैं जो हम सबकी बात सुनेंगे और जितना अधिक होगा छात्र की बात सुना जाएगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। ठीक है। फैसला किसका होगा? मेरा होगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं जो आप सबका बात विचार तो हम सुनेंगे, लेकिन जो फैसला करेंगे वो हमारा रहेगा। ठीक है। और इस फैसले को सभी को मानना होगा, और जो ये फैसला जो करेंगे वो फैसला जो है सबको मानना होगा। ठीक है। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तभी जाके जो है इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं जो तब जाके ये क्रांति जो है वो सफल हो सकती है। ठीक है। आगे कह रहे हैं आपस के बहस में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। और आगे जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं जो अगर हम आपस में बहस करेंगे तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे, हमारा आंदोलन जो है सफल ही नहीं होगा। ठीक है। और क्या नतीजा निकलेगा? यानी कि जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि जब हम आपस में
लफड़ा करेंगे, बहस करेंगे तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा और हम जो है बिखर जाएंगे और उसका नतीजा क्या होगा वो कोई जानता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं नाम है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कह रहे हैं नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। ठीक है, यानी कि जयप्रकाश नारायण आगे कह रहे हैं बुआ जो नाम के लिए हमको नेता नहीं बनना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आंदोलन के नेतृत्व में इसी शर्त पर जो है, यानी कि आंदोलन के नेतृत्व जो है वे इसी शर्त पर मानते हैं, कौन, जयप्रकाश नारायण जो है इसी सब शर्त पे मानते हैं, जो आप लोग हमारा विचार मानिएगा, हम जो फैसला लेंगे वो सबको मानना होगा। ठीक है, हम सबकी बात सुनेंगे और यही सब शर्त पे जो है आंदोलन का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण करते हैं, करना चालू करते हैं। तो चलिए, ये था 1 नंबर प्रश्न जिसका शॉर्ट आंसर जो हम आप लोगों को लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम 2 नंबर जो है आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वो आगे है 2 नंबर का प्रश्न, वो जो है किताबें में से जो है क्वेश्चन उतारे हैं, तो आप लोग जो है थोड़ा देख लीजिएगा अपना हिसाब से ना। चलिए, हम जो है इधर 2 नंबर प्रश्न है आपका, वो क्या कर रहा है से देखिए, कर रहा है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। यानी कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय देना है, पहली बात। और दूसरी बात क्या पूछ रहे हैं इसमें वो देखते हैं, कह रहा है इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो जयप्रकाश नारायण जो है उनका जो छात्र जीवन में जो अमेरिका गए थे उसका परिचय देने के लिए कह रहे हैं, और इस अवधि में जो है कौन कौन सी बात जो है आपको प्रभावित करती है वो लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। यानी कि अगर बात करें ना जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन का, तो बहुत ही संघर्षशील रहा। ठीक है, क्या हुआ से देखिए, कह रहे वे साइंस के छात्र थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है वो साइंस के छात्र थे। वे बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास किए। कहाँ से, बिहार विद्यापीठ से जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है जो आईएससी की परीक्षा जो है पास किए थे। ठीक है, वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो स्वामी सत्यदेव के भाषण एक बार सुने थे। अब भाषण में क्या सुने थे सो देखिए, सुने थे कि अमेरिका में लड़के मजदूरी करके पढ़ सकते हैं। यानी कि एक बार स्वामी सत्यदेव के भाषण सुन रहे थे, तो स्वामी सत्यदेव भाषण में कह रहे थे जो अमेरिका में जो लड़के हैं वो मजदूरी करके भी पढ़ते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वे अमेरिका गए। ठीक है, तो वे क्या गए, अमेरिका गए, वहाँ वे बागानों में काम किए। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब अमेरिका में जब वो गए तो ऐसा नहीं जो वहाँ सिर्फ कॉलेज में रह के पढ़ाई की, ऐसा कोई बात नहीं था। बहुत जगह जो है काम करना पड़ा उनको। देखिए बताते हैं कहाँ कहाँ काम किए। वहाँ वे बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए। ठीक है, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उस कारखाना में भी उन्होंने काम किया। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो बूचर खाना होता है वहाँ पे काम किए, जो फैक्ट्री होता है वहाँ पे काम किए। ठीक है, बागवानी होता है वहाँ पे काम किए। बहुत सारा जगह काम करके अपना जो है दिन जो है बिताते थे, और जो पैसा होता था उसी से अपना पढ़ाई जो है करते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आगे दूसरा बार पूछा था ना आपको यहाँ पे, जो इस अवधि की कौन सी बात आपको प्रभावित करती है, तो देखिए इधर हम लिख दिए हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखे हैं। इस दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया कठोर परिश्रम हमें काफ़ी प्रभावित करती है। आमतौर पर जब कोई विद्यार्थी जो है इतना ज़्यादा मेहनत करके कोई व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है और जब ऊंचा ओहदा पे आ जाता है तो उनका बात जो है लोग को मोटिवेट जो है प्रभावित अवश्य करती है। तो जयप्रकाश नारायण जी भी जो है इतना काम करके अमेरिका में रह के और अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ाई किए। ठीक है, इतना बड़े लीडर बने, तो ये जो है प्रभावित करने योग्य बात जरूर है। तो इसलिए हम लिख दिए हैं कि इस दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया कठोर परिश्रम हमें काफ़ी प्रभावित करते हैं। बिना परिश्रम के कुछ होता नहीं है। तो ये बात आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए और अपने बुक जो है अपना जो कॉपी है आपका उसमें नोट करिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम सब कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे। चलिए 3 नंबर आगे हम ले लेते हैं बउआ। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या करा आपका,
कह रहा है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये जो है थोड़ा जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछने वाला है, तो आप जो है तत्मिलान से इसको देखिए और बढ़िया से देखिए। जो जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, तो देख लेते हैं क्या करा। जयप्रकाश ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के लोग कम्युनिस्ट हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट हैं, उनको वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना। यानी कि जयप्रकाश जो है लेनिन के विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। और लेनिन से ये सीखा था जो भी गुलाम देश है, जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, यानी कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ के जो है आज़ादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए उसको। बात समझ में आ रहा ना। यानी कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, कम्युनिस्ट जो भी लोग हैं, उस सबको जो है आज़ादी की लड़ाई से हरगिज पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। हालांकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास के हाथ में पूंजीपतियों के हाथ में होना चाहिए। जो लड़ाई का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए? जो बुजुर्गा क्लास के लोग हैं और जो पूंजीपति वाले लोग हैं उनके हाथ में रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं। करा कम्युनिस्टों को अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कम्युनिस्ट जो लोग हैं, जो भी कम्युनिस्ट लोग हैं, उनको आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। अपने आप को जो है आइसोलेट मतलब क्या, घर के अंदर जो है बंद हो जाना ना, आइसोलेट नहीं करना चाहिए। इसी कारण से जयप्रकाश नारायण अमेरिका से वापस आकर कम्युनिस्ट में शामिल होने के बजाय देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। बात समझ में आ रहा है ना बउआ। देखिए सिंपल सा बात है। जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका प्रवास से लौटे तो यहाँ देखिए कि चूँकि यहाँ तो कम्युनिस्ट को जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ना था, लेकिन कम्युनिस्ट जो है आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। तो और यहाँ पर जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस। कौन लड़ रही थी? कांग्रेस। तो कांग्रेस में जो है शामिल हो गए, ठीक है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए और कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है। तो ये था आप लोगों का 3 नंबर प्रश्न का आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब बाकी जो है आगे 4 नंबर हम बता रहे हैं। चलिए 4 नंबर जो है ये जो है पाठ के आधार पे ऐसे ना है। चलिए देख लेते हैं। करा पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। प्रसंग स्पष्ट करना है, यानी कि चलिए देख लेते हैं प्रसंग क्या है। अगर कोई डेमोक्रेसी, ठीक है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। बात समझ में आ रहा। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है किसका? जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये बात जो है जयप्रकाश नारायण बोलते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं किसी पुलिस वाले को बोल रहे थे, ठीक है। तो देखिए आखिर बात क्या हुआ, उसको जो हम सप्रसंग जो है व्याख्या कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका उत्तर जो है आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है उत्तर। करा एक बार पुलिस के एक उच्च अधिकारी जयप्रकाश नारायण जी से मिलने आए, ठीक है। यानी कि एक बार क्या हुआ, पुलिस के वो उच्च अधिकारी जो है जयप्रकाश नारायण जी से मिलने के लिए आया तथा उनसे कहने लगे कि मैंने दीक्षित जी से सुना है कि, ठीक है। और उनसे क्या कहने लगे से देखिए, कह रहे मैंने दीक्षित जी से सुना है कि अगर जयप्रकाश जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता। अब देखिए ये पुलिस वाला मिलने आया जयप्रकाश नारायण जी से और कहता है कि जो हम दीक्षित जी से सुने थे, किससे? दीक्षित जी से, जो अगर जयप्रकाश जी नहीं होते ना, जयप्रकाश जी नहीं होते तो बिहार क्या होता? जल गया होता। बिहार जो है जल गया होता। चलिए आगे देखते हैं। करा यह सुनकर जयप्रकाश नारायण जी ने प्रश्न किया कि अगर ऐसा है तो फिर लोगों को मेरे नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शनों तथा सभा में आने से क्यों रोका जाता है? अब देखिए सीधा बात है। जब पुलिस वाला कहता है, जो दीक्षित जी बोल रहे थे कि अगर आप नहीं होते ना तो बिहार जो है कब का जल गया होता, तो जयप्रकाश नारायण जी भी पुलिस वाला से प्रश्न करते हैं कि अगर ऐसा बात है कि अगर हम नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो हमारे नेतृत्व में जो भी लोग आता है, हमारे प्रदर्शन में जो भी लोग आता है,
ठीक है, हमारे सभा में जो भी लोग आता है उस पर जो है उन पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है, उन पर जो है प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, उनको रोका क्यों जाता है, बताइए। ठीक है, आगे कह रहा है आप लोग जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन्हीं पर प्रतिबंध लगाते हो। ठीक है, पुलिस से कहते हैं जयप्रकाश नारायण जो आप लोग जो है ना जनता के प्रतिनिधि होके उन्हीं के देश में उन्हीं पर जो है प्रतिबंध लगाते हो। ठीक है, ये सब तो गलती बात है ना। आगे देख लेते हैं, ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती। और पुलिस वाला को सीधा सीधा कहते हैं जो ऐसा जो करते हो तुम लोग, तो तुम लोगों को शर्म उरम नहीं आता है, से बताओ पहले। ठीक है, आगे कह रहा उनके विचार में अगर देश में प्रजातंत्र का कोई दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं जो अगर जनता के विचार में कोई उसका दुश्मन है, अगर कोई जनता का सचमुच में दुश्मन है तो वो लोग हैं जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जो है बाधा डालता है। बात समझ में आ रहा ना, जो भी प्रदर्शन जनता लोग आयोजित करता है शांतिपूर्ण ढंग से, उसमें क्या करता है, बाधा डालता है। चलिए आगे कह रहा है लोगों पर लाठियाँ बरसवाते हैं तथा उन पर गोलियां चलवाते हैं। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें लाठियाँ चलाना और गोलियां बरसाना ऐसा कोई बात तो बनता नहीं है जो कोई गोली बरसाएगा या लाठी चलाएगा। ठीक है, तथा उन पर गोलियां बरसवाते हैं और उन्हें गिरफ्तार भी कर लेते हैं। और कुछ ऐसे लोग को जो है, बहुत सारे लोग को जो है प्रदर्शन में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसलिए कह रहे हैं जो ये सब जो है आप लोगों का कोई राइट नहीं बनता है, जो आप लोग जो शांतिपूर्ण ढंग से कोई जनता जो है आंदोलन कर रही है तो उस पर आप लोग गोलियां चलाते हैं और उसको जो है गिरफ्तार करते हैं। तो ये था आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है बढ़िया से लीजिए और अपने कॉपी में जो है उतार लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा, उतार लीजिएगा तो एग्जाम में जो है बार बार आता है, क्वेश्चन आंसर तो करना ही है। ठीक है, चलिए आगे है 4 का ख ना बुआ। चलिए 4 का ख देख लेते हैं क्या कह रहा है। 4 का जो ख है वो कह रहा है जो व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। ठीक है, यानी कि जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं जो हमको व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई नेता से हमको झगड़ा नहीं है, जो नेता लोग जो इस सिद्धांत बनाया है ना, जो नियम बनाया है उससे झगड़ा है। देखिए क्या कर रहे हैं, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या कर रहा है। जयप्रकाश नारायण जी कुछ मित्र जिनसे कुछ सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, वे चाहते हैं कि उनके तथा इंदिरा जी के बीच मेल मिलाप हो जाए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के कुछ मित्र हैं, ठीक है, वो क्या चाह रहे हैं, जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं और वो चाहते हैं कि उनके तथा इंदिरा जी के बीच जो है मेल मिलाप हो जाए। मतलब दोनों जो है आपस में बढ़िया संबंध रहे, दोनों का दोस्तियाना यानी कि दोस्ती वाला जो है संबंध रहे। ठीक है, इस पर उन्होंने बहुत ही साफ तथा स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरा झगड़ा किसी खास व्यक्ति के साथ नहीं है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी से अगर जो उनका दोस्त जो है कहा जाए आप जो है मतलब कि इंदिरा जी से मेल मिलाप कर लीजिए या फिर मेल मिलाप कराना चाह रहे थे, तो साफ शब्द में जो है जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं जो हमको जो है हमारा झगड़ा जो है किसी खास व्यक्ति से नहीं है। यानी कि हमारा झगड़ा जो है जो इंदिरा जी से या फिर नेहरू जी से नहीं है, हमारी जो झगड़ा है जो सरकार की जो है। ठीक है, मेरा झगड़ा तो सरकार द्वारा लागू गलत नीतियों, व्यर्थ के सिद्धांतों तथा फालतू के कार्य से है। ऐसा जो है कौन बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं जो हमको जो झगड़ा है कोई खास व्यक्ति से है नहीं, हमारा जो झगड़ा है सरकार के द्वारा जो है लागू गलत नीति और व्यर्थ के सिद्धांत पर फालतू जो कार्य कर रहा है सरकार उससे है। तो सिंपल सा बात था, ये था 4 के ख का आंसर था। आप लोग जो इसका भी स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिए और आगे हम 5 नंबर का बता रहे हैं। ठीक है, तो 5 नंबर देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर का रहा बुआ, 5 नंबर देखिए कह रहा बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। ये क्वेश्चन ना बहुते बार पूछा गया है, आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने शब्दों में किया है, तो देख लेते हैं कौन कौन विशेषता का जो है उल्लेख कर रहे हैं। कह रहा बापू और नेहरू के
विशेषता का वर्णन करते हुए जेपी कहते हैं कि जब हम नौजवान थे, ठीक है, यानी कि बापू और नेहरू, ठीक है, महात्मा गांधी और नेहरू जी की विशेषता का वर्णन करते हुए जेपी कहते हैं कि जब हम नौजवान थे, यानी कि जब हम युवा थे, तो कभी कभी हम बापू के सामने कह दिया करते थे कि हम आपके यह बात नहीं मानेंगे। सीधा बात है, जब जेपी साहब नौजवान थे, ठीक है, तो बापू को कभी कभी कह देते थे हम तुम्हारी बात नहीं मानबो जा, ठीक है, यानी कि उनका बात नहीं मानते थे। फिर भी बापू में इतनी महानता था कि वह बुरा नहीं मानते थे, ठीक है। और जेपी साहब कह रहे हैं जब बापू में इतनी महानता तो था जो कोई बात को बुरा नहीं मानते थे, ठीक है, और हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे। और जो है प्रेम से, यानी कि महात्मा गांधी जो है, जेपी साहब जो है महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हैं, जब हम कह देते थे कि हम आपका कोई बात नहीं मानेंगे, तो वो जो है हमको प्रेम से बुला करके समझाना चाहते थे, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं जेपी साहब। आगे जेपी साहब कहते हैं कि नेहरू जी मुझे मानते बहुत थे। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि आगे जेपी साहब कह रहे हैं कि नेहरू जी जो थे हमको बहुते मानते थे, ठीक है, मैं भी उनका आदर और प्रेम करता था। और जो जेपी थे वो भी जो है बहुत मानते थे, किनको, नेहरू जी को मानते थे। किनको मानते थे? नेहरू जी को मानते थे, परंतु उनकी काटो आलोचना भी करता था। और इसका जो है खूब आलोचना करते थे, कौन? नेहरू जी का जेपी साहब, ठीक है। अक्सर वे हमारी आलोचनाओं को बुरा नहीं मानते थे। और एक बात ये था, जो नेहरू जी जो है आलोचना तो करते थे जेपी साहब, लेकिन इनकी नेहरू जी जो है जेपी साहब की बात का बुरा नहीं मानते थे। उनके साथ जो मतभेद था परराष्ट्र की नीतियों के विषय में था, यानी कि विदेश नीति पे जो है जेपी साहब और नेहरू जी दोनों के बीच जो है बहुत ज़्यादा मतभेद रहा, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो इस प्रकार आप लोग का जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आंसर तो है तो करना ही पड़ेगा। चलिए 6 नंबर हम ले लेते हैं। 6 नंबर जो है बउआ, 6 नंबर ई की कहा से देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? यानी कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, और आप जो है जो भ्रष्टाचार की जड़ की बात जो है जेपी बता रहे हैं जो ये सब है, क्या आप उस बात से सहमत है? और दूर करने का क्या मतलब कुछ उपाय है आपके पास तो बताइए। तो सीधा बात है, हम भी बताएंगे क्या उपाय है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है वर्तमान में हमारा देश आज़ाद है। हमारा देश आज़ाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को, ठीक है, किंतु इस गणतंत्र देश में जनता करा रही है। अब देखिए हमारा देश तो आज़ाद है, लेकिन यहाँ पर भी जो है इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है जो कह नहीं सकते हैं। आप लोगों को इधर भी होगा, हमारा इधर तब चरम सीमा पे है। चलिए कह रहा हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी दफ्तरों, बैंकों आदि में रिश्वत के बिना जनता का काम नहीं होता, ठीक है। यानी कि सरकारी जो दफ्तर है, बैंक है, ठीक है, जो भी सरकारी अफसर लोग होते हैं वो चाँप के जो है एकदम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत के बिना जो है जनता का कोई काम नहीं होता है। इन सभी भ्रष्टाचार की जड़ चुनाव में होने वाले भारी खर्च है। देखिए अगर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ कुछ है ना, तो वह चुनाव में होने वाले खर्च। क्या है? चुनाव में होने वाले खर्च है, ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। चुनाव में जो है, चुनाव में बुआ करोड़ों रुपया जो है खर्च किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि हजारों करोड़ में किया जाता है, ये नहीं जो 100-200 करोड़ होगा, वही नहीं, हजारों करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या करा है। यह सारा पैसा काले धन के रूप में आता है। सारा पैसा कहाँ से आता है? काले धन के रूप में आता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। अब सरकार जो है इतना बड़ा रैली करता है, इतने लोग को बुलाता है, तो चुनाव में तो खर्चा होता होगा, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं। हम भी जेपी के इस विचार से सहमत हैं। अब जेपी की विचार से तो आप लोग भी सहमत रहेगा, हम भी सहमत हैं, तो इसलिए लिख दिए हैं हम भी जेपी के इस विचार से सहमत है। जो चुनाव में जो होने वाले जो खर्चा होता है वही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है ना।
चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है, यदि देश के कर्मचारी, नेता, पदाधिकारी आदि समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें तभी देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। आगे जो सुझाव हैं उस सुझाव में हम लिखेंगे कि यदि देश के कर्मचारी, ठीक है, नेता, पदाधिकारी आदि ये सब जो है समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें तभी देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। ये बात तो आपको भी मालूम होगा, इतना बात। तो चलिए ये था 6 नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 7 बताएंगे बुआ। वीडियो जो है यानी कि सभी क्वेश्चन आंसर को हम इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आप लोग जो है 7 जो है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, तो देख लेते हैं कैसा संबंध है दोनों में। कह रहा है दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि दल विहीन लोकतंत्र जो है सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। इसके अनुसार ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित होना चाहिए। अब इसके अनुसार क्या है, जिस प्रकार ग्राम सभाओं के आधार पर जो है दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। आगे देख लेते हैं, दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से है। दल विहीन लोकतंत्र जो है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद दोनों के मूल उद्देश्यों में से एक है, ठीक है। आगे कर रहे हैं, समाज जैसे जैसे साम्यवाद की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि जैसे जैसे जो है साम्यवाद की तरफ बढ़ता जाएगा समाज, ठीक है, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्या होता जाएगा, क्षय होता जाएगा तथा अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाएगी। और अंत में क्या हो जाएगा, जो एक स्टेटलेस सोसाइटी जो है स्थापित हो जाएगी वह समाज लोकतांत्रिक होगा। वह समाज जो नया समाज जो बनेगा लोकतांत्रिक समाज होगा तथा उस समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। बात समझ में आ रहा ना, उस समाज में है जो लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप जो है प्रकट होगा। ऐसे समाज में लोकतंत्र निश्चित ही दल विहीन होगा और ऐसे समाज में जो है लोकतंत्र जो है निश्चय ही क्या होगा, दल विहीन होगा। तो इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर हम बता दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम 8 बताएंगे। तो 8 नंबर देख लेते हैं इधर। चलिए 8 हम ले लिए हैं, इधर जो है आपका क्वेश्चन में है 8 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, जो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है। तो संघर्ष समिति से जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है कुछ अपेक्षा करते हैं, वो क्या अपेक्षा उस पर विचार कर लेते हैं। देखिए क्या है अपेक्षा इनका। जयप्रकाश नारायण संघर्ष समितियों से अपेक्षा करते हैं कि छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, ठीक है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो हैं, जयप्रकाश नारायण संघर्ष समिति से अपेक्षा करते हैं कि छात्र संघर्ष, कौन, छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर जो है आम राय से, यानी कि दोनों के राय से जो है अपना उम्मीदवार जो है खड़ा करें, ठीक है। यहाँ पे जो है गर्मी बहुत लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। समितियां मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, ठीक है, अथवा खड़े उम्मीदवार में से किसी सही उम्मीदवार को मान्य करें। बात समझ में आ रहा है, यानी कि खड़े उम्मीदवार होगा, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो छात्र संघर्ष और जन संघर्ष दोनों की जो समितियां रहेगा उसमें से वो जो है अपना अपना उम्मीदवार जो है दोनों मिल के अपना उम्मीदवार चयन करेगा और तब जो है उम्मीदवार को जो है मान्यता देगा। बात समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं, अगर इन समितियों के बीच आम राय नहीं बनती है तो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे आपस में फूट पड़े बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके। बात समझ में आ रहा ना। फिर से कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण, अगर इन समितियों के बीच आम राय नहीं बनती है तो क्या करेगा से देखिए, तो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए हमको जिससे
आपस में फूट पड़े बगैर ये समितियां जो है अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके, यानी कि बगैर झगड़ा झंझट के जो अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके। आगे फिर बता रहे हैं, या किसी उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सके। ठीक है, आगे देखते हैं, चुनावों में जीतने वाले उम्मीदवार के भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का काम भी ये संघर्ष समितियां करेगी। यानी कि चुनाव में जो उम्मीदवार, ठीक है, चुनाव जीतेगी, ठीक है, उसके काम पर जो है निगरानी जो है ये समितियां करेगी। कौन समितियां? छात्र, ठीक है, छात्र संघर्ष की और जन संघर्ष की, दोनों की समितियां जो इस पर कड़ी निगरानी रखेगी। अगर वे ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं, बात समझ में आया ना, यानी कि जो उम्मीदवार ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाएगा। जो उम्मीदवार अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस प्रकार इन दोनों के ऊपर जनता का अंकुश होगा। इस प्रकार जो है इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा? जनता का अंकुश हो जाएगा और अपने आप जो है सरकार जो है काम करने लगी और भ्रष्टाचार जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है संघर्ष समितियां से जो है कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आगे हम 9 नंबर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो हाँ तो डियर चलिए आगे हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर हम जो है बाद में जो है यानी कि दूसरे वीडियो में करवा देंगे, जो पेजा था वो शायद खो गया है। तो देख लेते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है? उन सुझाव से आप सहमत है? आप कितना सहमत है ना, आप कितना सहमत है? गलती से मिस्टेक हो जाता है। चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे इसका आंसर। जयप्रकाश जी ने चुनाव सुधार के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। अब का सुझाव दिए हैं वो देखते हैं आगे। करा चुनाव पद्धति में अमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए, यानी कि चुनाव पद्धति जो है उसमें जो है सुधार होना बहुत जरूरी है। 2 नंबर कह रहे हैं चुनाव पर होने वाला खर्चा कम होना चाहिए। चुनाव पर जो भी खर्चा सरकार इतना ज़्यादा कर रही है उस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीब उम्मीदवार भी चुनाव में भाग ले सके, यानी कि ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें गरीब से गरीब आदमी जो है चुनाव लड़ सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं जो सब पैसे वाला लड़ेगा, 5 करोड़ देगा 10 करोड़ देगा तो एगो सीट मिल जाएगा, कहीं से टिकट मिल जाएगा तो चुनाव लड़ लेंगे, ऐसा कोई व्यवस्था है? ये सब व्यवस्था नहीं रहना चाहिए। ऐसा व्यवस्था रहना चाहिए जो गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सके। ठीक है, 4 नंबर कह रहे हैं मतदान प्रक्रिया स्वच्छ व स्वतंत्र होनी चाहिए। मतदान की जो प्रक्रिया है स्वच्छ और स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, 5 नंबर कह रहे हैं उम्मीदवारों का चयन वास्तविक रूप से मतदाताओं के हाथ में होना चाहिए, यानी कि उम्मीदवार पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहना चाहिए और मतदाता जो है अपना उम्मीदवार स्वयं चुनेंगे। ठीक है, आगे 6 नंबर कह रहा है मतदाता चुनाव के बाद भी अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश रख पाए। जो मतदाता है चुनाव के बाद भी जो है उनका जो प्रतिनिधि चुन के भेजे उस पर अंकुश लगा पाए ताकि वो मनमाना नहीं कर सके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वही पूछ रहे हैं जो आप उन सुझाव से आप जो है यानी कि जेपी के जो ये सब सुझाव दिए हैं उससे आप कहाँ तक सहमत है? तो सीधा सीधा लिखिए जो जेपी द्वारा दिए गए उपयुक्त सुझाव देश हित तथा कल्याण के लिए उपयोगी है। यानी कि जेपी जो भी सुझाव दिए हैं वो देश के हित में दिए हैं और जन कल्याण के लिए दिए हैं, जो जन कल्याण के लिए उपयोगी है। हम इन सुझावों से पूर्ण सहमत है, हम इन सुझाव से जो है पूर्ण सहमत है। और एगो क्वेश्चन जो है अंतिम आप लोगों का बच गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अंतिम है 11 नंबर का क्वेश्चन जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा दिनकर जी का निधन कहाँ हो गया? दिनकर जी का निधन कहाँ और किन स्थितियों में हुआ था ना? दिनकर जी का निधन जो है कहाँ और किन स्थितियों में हो गया? तो देख लेते हैं। दिनकर जी का निधन वेलिंगटन नर्सिंग होम, ठीक है, कहाँ? वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था, जो अपने ज़माने के अस्पताल में अत्यधिक संपन्न माना जाता था। यानी कि वेलिंगटन नर्सिंग होम जो था बुआ उस समय जो है बहुत संपन्न अस्पताल था, बहुत बड़ा अस्पताल था। उसी में जो है वेलिंगटन नर्सिंग होम में जो है इनको भर्ती कराया गया। किनको? दिनकर जी को। करा दिनकर जी अपने मित्र रामनाथ गोयनका के घर अतिथि के रूप में ठहरे हुए थे। दिनकर जी जो हैं अपना उनका एगो मित्र था, ठीक है, रामनाथ गोयनका, उनके घर में अतिथि के रूप में गए थे और रात के जो है ठहरे हुए थे। उसी रात्रि को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसी रात्रि को उनको जो है दिल का दौरा पड़ा
गोयनका जी ने 3 मिनट के अंदर उन्हें उस अस्पताल में पहुंचा दिया। कौन अस्पताल में? वेलिंगटन नर्सिंग होम में पहुंचा दिया। डॉक्टर ने अपना पूरा प्रयास किया पर उनको बचा नहीं सका। ठीक है, डॉक्टर भी प्रयास किया, डॉक्टर तो प्रयास ही ना करता है, अब नहीं बचे तो नहीं बचे। ठीक है, तो वेलिंगटन नर्सिंग होम में जो है दिनकर जी का निधन हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो दिनकर जी का मृत्यु जो है किनके अस्पताल, किस अस्पताल में हुआ? तो वेलिंगटन नर्सिंग होम, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ जो है आपका ये लगभग 30-35 मिनट का वीडियो जो है समाप्त हो जाता है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत दूर तक जो है यानी कि बहुत शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।